जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून भाई सभी को। बढ़िया हो? मज़े में हो? बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलो, तो कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिया था, ठीक है। और कौन सा प्रॉपर्टी था हमारा? तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम पढ़े थे, शायद प्रॉपर्टी नंबर 11 था। जी हाँ, बिल्कुल। प्रॉपर्टी नंबर 11 का एग्जाम्पल नंबर 3 हम अभी करने वाले हैं, और उसके पहले के सभी एग्जाम्पल्स को कर लिए हैं। अब एक बात को समझ लीजिए आप सभी स्टूडेंट, कि अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा था वो सर्कल के लिए बेसिक पॉइंट थे, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते थे। नॉर्मल प्री के लेवल पर क्वेश्चन आते थे। लेकिन यहाँ से जो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ये आपका कवर अप करेगा मेंसुरेशन के 2D वाले पार्ट को भी थोड़ा सा, और साथ में आपको सर्कल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जहाँ से सीधा अभी TCS क्वेश्चन दे रही है और जहाँ से सीधा का सीधा मेंस में भी क्वेश्चन आता है, आप वो पार्ट पढ़ेंगे। सर्कल की थ्योरी को आप जितना बेहतर तरीके से करेंगे, आपके एग्जाम्पल में उतनी ही कम जो है, एक्सरसाइज में उतनी ही कम क्लास लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बात करूं, तो सर्कल की थ्योरी में 5 क्लासेस हैं और एक्सरसाइज में 2 क्लासेस हैं। कुल मिलाकर सर्कल आपकी 7 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। आज हमारी सर्कल की 4th क्लास है, कल एक और 5th क्लास होगी। 2 क्लासेस में ये पूरा सर्कल थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 2 क्लासेस देंगे एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज में 140 सवाल हैं, जिसमें मुझे लगता है कि सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही मेरे कराने के लायक हैं। बाकी 100 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है, तो वो आप खत्म कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके सर्कल के सातों क्लासेस के माध्यम से हम खत्म कर पाएंगे सर्कल को। अब बात करते हैं यहाँ पर सर्कल के इन एग्जांपल्स की। तो यहाँ से जो कंसेप्ट अराइज होते हैं, बस आप उस कंसेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है। उस कंसेप्ट को पकड़िएगा, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जितनी चीजें मैं करा रहा हूं उसको आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से समझो, ठीक। क्योंकि पेपर में सवाल सीधा का सीधा प्रॉपर्टी से ऊपर उठकर क्वेश्चन आता है। कुछ ज्यादा घुमाकर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नहीं देता। तो ज्यादा घुमाकर क्वेश्चन नहीं देता, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी चीजें हैं उसको हम अच्छे से कंप्लीट करें। पंकज कुमार पूछते हैं, सर कोर्स कब तक खत्म होगा? मेरे भाई देखो, ये तो ऐसे समझ लो कि ठीक है, आपके एग्जाम के पहले कोर्स मैं बहुत दिन पहले मैं कोर्स आपका खत्म कर दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन बस ये चीजें सीखो कि हाँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समय हमारे पास कम है पेपर के दौरान, मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं कंटेंट के साथ कमी नहीं करूंगा भाई, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ने कोर्स कल परचेस किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से पहले से इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पता कर लें, और इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पता करने के बाद जिस तरीके से वो आपको गाइड करेंगे कि पहले ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, उस अकॉर्डिंग आप वहां से पढ़ लीजिएगा। आते हम अपने सवाल पे। सवाल में हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? हमने ये 2 बातें पढ़ी थी। वापस से इस प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हैं, लंबा गैप हो गया था, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर्कल का अगर हमारा मानो कि कोई भी ऐसा एक आर्क है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा सेक्टर है, तो इस सेक्टर में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो सेक्टर में हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यानी अगर हमें ये थीटा का मान पता करना है, तो हम इसके आर्क के लेंथ को इसके रेडियस से भाग कर देंगे, तो थीटा का मान पता चल जाएगा। थीटा का मान हमेशा यहाँ रेडियन में आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। थीटा का मान रेडियन में आएगा, तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें पता है, ठीक, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, यानी 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री हम कह सकते हैं। तो यहाँ जितना भी रेडियन आएगा उसको हम उस अकॉर्डिंग डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं यहाँ पर उसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमने लगा लिया था, दूसरा एग्जाम्पल समझ लिया था। अब हमारे सामने है तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में हमसे कहा गया द आर्क AB ऑफ ए सर्कल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एक सर्कल है यहाँ पे, और सर्कल का एक क्या है? आर्क है। तो आपको पता है आर्क किसे कहते हैं? चाप, ठीक है। उसका सेंटर कहाँ पर है? तो इसका सेंटर हमारा ऊपर है। उसके बाद कहा गया उसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। मानो हम यहाँ से 2 रेडियस बना रहे हैं, एक रेडियस 10 की हो गई, दूसरी रेडियस 10 की हो गई। पहला रेडियस OA हो गया, दूसरा रेडियस OB हो गया, जैसा कि सवाल में कहा गया है, ठीक। और साथ में कहा गया कि आर्क AB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ लेंथ 16 सेंटीमीटर। इस आर्क की जो लंबाई है, इस आर्क की लंबाई हमारी कितनी है? तो 16 सेंटीमीटर है, और रेडियस की लंबाई कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है। हमसे कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाई, ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर का हमें एरिया बताना है। अब आप मुझे बताओ, किसी भी सेक्टर का एरिया पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी सेक्टर का एरिया पता करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि
यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है। ठीक है, अगर हमें यहाँ का कोण पता चल जाएगा तो हम एरिया बता पाएंगे। तो कोण का पता करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर बड़ा सिंपल होता है, थीटा बराबर एल अपॉन आर। ठीक, लेंथ ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 16 और रेडियस की वैल्यू कितनी है आप मुझे बताओ। तो बोलोगे सर रेडियस की वैल्यू हमारी 2 है। अब ये जो 16/10 आया है थीटा में, ये किस में आया है, रेडियन में आया है। किस में आया है, रेडियन में। और हमें थीटा तो हमेशा एरिया निकालने के लिए डिग्री में चाहिए होता है, तो या तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, और नहीं तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद आप ऐसे समझो कि जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, सेक्टर का एरिया जो होता है वो क्या होता है। आप बोलते हो सर पाई आर स्क्वायर, अगर 360 डिग्री का मान है तो हमें थीटा के लिए निकालना होता है, तो हम थीटा से गुना करते हैं। 60 डिग्री का निकालना है तो 60 से गुना करेंगे, 90 का निकालना है 90 से करेंगे। तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर यहाँ ये डिग्री में है तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, इस थीटा को डिग्री में कन्वर्ट कर दें, यानी इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, और नहीं तो यहाँ पर इस 360 को आप रेडियन में बदल दो। ये भी काम आप कर सकते हो। 180 जो होता है, 180 डिग्री हमारा पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 360 डिग्री जो होगा ये 2 पाई रेडियन के बराबर में होगा। मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, समझिएगा मेरी बात को, आपको अगर सेक्टर का एरिया लिखना है तो आप लिखो पाई आर स्क्वायर। अगर आपको थीटा का मान डिग्री में पता है तो पाई आर स्क्वायर अगर 360 का मान है तो मानो जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री जितना भी लिखना है तो आप यहाँ डिग्री में लिखो, लेकिन यहाँ थीटा डिग्री में होगा। लेकिन अगर आपके पास थीटा का मान रेडियन में पता है तो आप इसको ऐसे लिखो कि ये पाई आर स्क्वायर ये 2 पाई का मान है, तो हमें जो है यहाँ पर थीटा रेडियन में दिया गया है तो हम इससे गुना करेंगे। रेडियन दिया है तो नीचे 2 थीटा लगा देना, 2 पाई लगा देना, और डिग्री में दिया है तो 360 लगा देना। ठीक, अब चलो आ जाओ, बहुत शानदार। तो यहाँ पर आपने कहा सर थीटा का मान कितना है 16/10, तो आप यहाँ थीटा का मान 16/10 को रखिए और काटिए। आप देखिए कितना काट पाते हैं। आपने पाई से पाई को काटा, 2 से आपने 8 बार में काट दिया। अब रेडियस का जो मान है वो कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 इंटू 8/10, 100 इंटू 8/10 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। सर क्या ये क्लास पीसी पर चलेगी? बिल्कुल ये क्लास पीसी पर चलेगी। वेबसाइट है हमारा live.vikramjit.in। जिस तरीके से आप फोन में लॉगिन करके चलाते हैं उसी तरीके से आप पीसी में भी लॉगिन करके चला सकते हैं। तो बड़ा प्यारा तरीका से हमने इसका एरिया निकाला। पहले हमने थीटा का मान रेडियन में निकाला और उस रेडियन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, जहां पर सेम तरीके से हमें कहा गया है यहाँ पर कि एक आर्क PQ है जिसकी जो लंबाई है रेडियस की 12 है, और यहाँ पर हम जो है, ठीक है, आर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एरिया हमसे पूछा गया है। ठीक, तो आप मुझे खुद बताओ, एरिया अगर पूछा गया है तो क्या हम अब डायरेक्ट एरिया लिखने के लिए सक्षम हैं? तो बोलेंगे हाँ सर। क्या बोलेंगे सर? एरिया पाई आर स्क्वायर जो होता है वो कितने की वैल्यू होती है, 2 पाई की वैल्यू होती है, और हमें तो थीटा वैल्यू के लिए निकालना है। मेरी बात को समझना, जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा 2 पाई रेडियन के लिए होता है और हमें थीटा के लिए निकालना है। आप बताओ, यहाँ पर पाई के स्थान पर पाई रखो, रेडियस का मान कितना है 12, तो बोलोगे सर 12 इंटू 12 बट्टे में कितना है 2 पाई है, तो 2 पाई लिखो। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे सर थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर आप एल की वैल्यू लिख दो। एल की वैल्यू कितनी है, तो 20 है, और आर की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। ठीक है, बोला गया ना सवाल में, एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज इतना एंड इतना। अच्छा एक मिनट, ओ केंद्र तथा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के चाप PQ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। सही है, कोई दिक्कत की बात। हमने 12 से 12 को काट दिया, हमने पाई से पाई को भी काट दिया, हमने 2 से 6 को भी काट दिया, तो 6 इंटू 20 कितना आ जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। साफ तौर पर हम एरिया बता पाएंगे। तो ना हमें फोटो बनाने की जरूरत है और ना ही हमें कुछ लिखने की जरूरत है। हमें पता है एरिया जो होता है वो 2 पाई की वैल्यू होती है, थीटा का मान निकालना है, और थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर होती है, तो एल अपॉन आर के माध्यम से हम यहाँ पर एरिया निकाल पाएंगे। कोई समस्या की बात, कोई परेशानी की बात आप मुझे बताओ। ओ केंद्र तथा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के चाप PQ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई परेशानी की बात? रेडियस हमारी 12 थी, निकाल लिया,
बहुत शानदार। पीछे भी आप चाहते तो पीछे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर आप पीछे भी चाहते आप डायरेक्ट निकाल लेते, क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की। लेकिन पीछे हमने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। ठीक है, चलो अब उसके बाद बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। तो देखो ये असल में आपको पढ़ना है किसमें, मेंसुरेशन के 2D में। आपको ये 2D में पढ़ना है और 2D में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब, जब आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना होता है, क्योंकि एरिया से संबंधित कोई भी बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं 2D में। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है माइनर सेगमेंट, यानी देखो क्या होता है कि आपके सामने हमने कहा ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि देखो ये इसका रेडियस है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। लेकिन एग्जामिनर आपसे जो है ये सेक्टर नहीं बोलता है, बोलता है कि देखो बात ऐसा है कि ये एक कॉर्ड है। ये क्या है, एक कॉर्ड है तुम्हारा ए बी नाम का। ये माइनर सेगमेंट होता है। सेक्टर और सेगमेंट का फर्क हमने आपको समझाया था। सेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा जो हो गया ये माइनर सेक्टर हो गया, ये पूरा का पूरा माइनर सेक्टर, जिसमें छोटा कोण बनता है वो माइनर सेक्टर हो गया, और पूरा पीछे बड़ा सेक्टर मेजर सेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट कौन सा पोर्शन होता है, जो कॉर्ड और हमारा सरकमफेरेंस के बीच का एरिया होता है, ये हमारा कहलाता है माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया, ये वाला सेगमेंट हो गया। तो अगर हमसे कल के दिन कोई भी सेगमेंट का एरिया बोले तो हम सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे समझिए हमारा एग्जामिनर हमसे कहता है कि ये एक तुम्हारा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में तुम्हारा जो एक कॉर्ड है ए बी नाम का, ये ए बी कॉर्ड की जो लंबाई है, मान लो कल के दिन इस ए बी कॉर्ड की लंबाई मानो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, मानो यहाँ पर इसकी लंबाई एक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं तुमसे कहता हूं कि इस सर्कल की जो रेडियस है ना, ये रेडियस तुम्हारी आर है, और यहाँ पर थीटा का कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है, थीटा का। तुम मुझे बस इस सेक्टर का बता दो एरिया कितना होगा। एक तो आपसे पूछेगा माइनर सेगमेंट का एरिया, और दूसरा पूछेगा आपको मेजर सेगमेंट का एरिया। तो आप बोलोगे सर माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालें। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर आपको ये काला वाला पोर्शन निकालना है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया निकालोगे, और उस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दें, अगर उस सेक्टर में से पूरे सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल को घटा दें, तो क्या हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। क्या हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलोगे हाँ सर मिल जाएगा, कोई समस्या की बात। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हम जो ये सेक्टर का एरिया लिखते हैं, ये सेक्टर का एरिया कैसे लिखते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर हम इस सेक्टर का एरिया लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो बोलोगे सर देखो पाई, ठीक है, कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, और अगर ये 360 का है तो हमें थीटा मान के सेक्टर के लिए हमारा एरिया इतना होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पूरा सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक। उस सेक्टर के एरिया में से हमें इस ट्रायंगल के एरिया को घटाना है, ठीक है, जिसको हम लाल रंग से कर रहे हैं, हमें इस ट्रायंगल के एरिया को घटाना है। ये हमारा रेडियस आर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, और ये हमारा थीटा हो गया। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू यहाँ पर बेस कितना देखो, हाफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। हाफ इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात, बताइए। हाफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करें, जैसे आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम आर स्क्वायर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, दो भी कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर बट्टे में 2, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा देखो आर स्क्वायर बट्टे में 2। हम थीटा भी चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 2, आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है। पाई बटे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं, जो आपके पेज में अगली बार में दिया गया है कि आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे थीटा कॉमन नहीं आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर बट्टे में 2, आर स्क्वायर बट्टे में 2, पाई थीटा बटे 180, आर स्क्वायर बट्टे में 2, पाई थीटा बटे 180, और माइनस साइन थीटा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे किसी भी सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मुझे पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को घटाना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप इस कंसेप्ट को जरूर समझ सकते हैं कि यार अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है सेगमेंट का, तो सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए पूरे के पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटाना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अलग से भी
कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहा है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है 10.5 है और वो कितने का कोण बना रहा है 30 का बना रहा है, तो क्या होगा। जैसे हमारे सामने हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा सर्कल है, यूं समझ लीजिए आपके परीक्षा में ये सवाल आया है, स्क्रीन पर आपको ये सवाल दिख रहा है और आपको ये सवाल बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे सर देखो सवाल में क्या दिया है, सवाल में एक हमको सर्कल दे दिया है, उस सर्कल के अंदर क्या कहा है, तो माइनर सेगमेंट कहा है, मतलब एक ऐसा सेगमेंट होगा, हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है, हमें इस सेगमेंट का क्षेत्रफल पता करना है, जहां पर हमारा जो रेडियस है, ठीक है, जहां पर हमारा जो रेडियस है वो है 10.5, कितना है 10.5 हमारा रेडियस है, और बीच में थीटा का मान कितना है, तो बीच में थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है। तो हमसे कहा है कि ये नीचे वाला जो सेगमेंट बनेगा उसका एरिया निकालो। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो अगर तुमको जो एरिया इसका चाहिए ना, तो पूरा का पूरा ये सेगमेंट निकालो। देखो ये सेक्टर के एरिया में से इस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे लाल वाला पोर्शन आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, अगर 360 का मान होता है तो हमें कितने का निकालना है, 30 डिग्री का, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया, पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया, उसमें से क्या घटा देंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, ए की वैल्यू 10.5 है, बी की वैल्यू 10.5 है, ठीक है, और हो जाएगा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे कोई समस्या की बात, 30 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक और चीज बताते हैं हम आपको, देखो अगर आपका रेडियस जब 7 होता है ना, तो आपका एरिया कितना होता है, इस बात को ध्यान रखो। आपका एरिया, चलो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लो, अभी बाद में मेंसुरेशन में वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। आर स्क्वायर आपका यहाँ भी है और आर स्क्वायर आपका यहाँ भी है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर स्क्वायर दोनों जगह पे है तो कॉमन ले लीजिए, 2 भी है दोनों जगह पे तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचेगा आपका पाई बटे 6 और यहाँ पर कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर बचेगा आपका साइन थीटा, कितना बचेगा, साइन थीटा बचेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। आर की वैल्यू हम बाद में देखेंगे, आर स्क्वायर बटे 2 यहाँ रहने देते हैं। पाई की वैल्यू होता है 22 बटे 7 और यहाँ नीचे आ जाएगा 6, माइनस कितना होगा, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आधा होता है, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर, यहाँ कितना नीचे बन रहा है, 42 बन रहा है, 7 छक 42, आप काटोगे तो 11 से, ठीक है, 7 छक 42 बन रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे 42 बनाना पड़ेगा, 42 बनाने के लिए 21 और 21 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 22 बटे 42 है, और अगर ऊपर और नीचे 21 से गुना करेंगे तो 21 बटे 42 हो जाएगा। 22 बटे 42 में से 21 बटे 42 चला जाएगा तो 1 बटे 42 आएगा, यानी यहाँ पर हम करेंगे तो आर स्क्वायर बट्टे में 2 इंटू 1 बटे 42, ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर नीचे 21 से हमने गुना कर दिया। आर की वैल्यू दोस्त कितनी है, तो आर की वैल्यू स्पष्ट रूप से आप यहाँ लिख सकते हो 10.5, तो 10.5 को लिखो, 10.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 10.5 7 का 1.5 गुना है, तो 10.5 को आप चाहो तो 10.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 105 बटे 100, और इसको फर्दर काटोगे तो कटेगा 5 से 21 बार में 20 बार में, तो आप इसको 21 बटे 20 भी लिख सकते हो। दोबारा से समझ लो, 10.5 को आप काट, 1 मिनट रुक जाओ, 10.5 को आप काटोगे तो 105 बटे 10 आ जाएगा, ठीक है, इसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 21 बटे 2 आ जाएगा, तो आप इसको 21 बटे 2 भी लिख सकते हो। तो रेडियस के स्थान पे 21 बट्टे में 2, फिर 21 बट्टे में 2, नीचे का 2 है तो वो 2 लिख दो, और 42 है तो 42 लिख दो, कोई समस्या की बात यहाँ पे। 21 से काटोगे 42 को तो 2 बार में कटेगा, और कुछ कहानी बचेगी नहीं, तो आ जाएगा 21 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवालों में कैलकुलेशन ही करवाया जाता है आपसे और कुछ नहीं होता। सिंपल हमसे किसका पूछा गया था, सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया हमने सेगमेंट का एरिया तो निकाल दिया, सेक्टर के एरिया में से इसका एरिया घटा दिया, यहाँ पर एक एक वैल्यू को रखते गए और हमारा आंसर आता गया। मेंसुरेशन में आओगे तो और भी इसके शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो 2 एग्जाम्पल उस प्रॉपर्टी पर थे, दोनों एग्जाम्पल मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। तीसरा देखो आपको, ठीक है, दूसरा वाला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि आपको अब लार्जर सेगमेंट का एरिया चाहिए, और लार्जर सेगमेंट का एरिया जानने के लिए आपको कॉर्ड की लंबाई दी गई है 5, और कहा गया है कि वो कॉर्ड जो है 90 डिग्री बनाता है सेंटर पे। बड़ा खूबसूरत प्रश्न हो जाता है ये। अब ये प्रश्न में आपको माइनर सेगमेंट तो पूछा ही नहीं जाता है, आपसे मेजर सेगमेंट पूछा जाता है कि तुम मुझे माइनर का मत बताओ, तुम मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ,
ठीक है। और मेजर सेगमेंट के लिए ये सिर्फ कॉर्ड की लंबाई देते हैं। क्यों कॉर्ड की लंबाई देते हैं? क्योंकि जो इनका थीटा है वो ऑलरेडी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इसीलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू दी है? इसीलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड की लंबाई दी है। इन्होंने कहा है कि कॉर्ड की लंबाई को मानो यहाँ पर ये वैल्यू 5 है, और ये आपका ए है, ये आपका ओ है, ये आपका बी है। हमें यहाँ पर पूरा का पूरा ये मेजर सेगमेंट चाहिए, हमें पूरा का पूरा ये मेजर सेगमेंट चाहिए, हमें तुम्हारे माइनर सेगमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई भी सर्कल है और उसमें उसको क्या चाहिए होता है? ये पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि उसको जो है क्या क्या चाहिए? तो उसमें उसको ये मेजर वाला सेक्टर भी देना पड़ेगा, ठीक, ये ऊपर का सेक्टर और जमा ये ट्रायंगल का एरिया, ये दो चीजों को हम जोड़ते हैं, ठीक है। सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। समझ में आ गया बात? यानी यहाँ घटेगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारी चीजें ऐड हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें ऐड हो जाएंगी दोबारा से समझा देते हैं। जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल में हमारे दो पोर्शन होते हैं, नीचे वाले पोर्शन को माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं, माइनर सेक्टर। तो ऊपर वाला कौन होता है? ऊपर वाला मेजर सेक्टर होता है। तो मेजर सेक्टर ये पूरा का पूरा ब्लू वाला हो जाता है, ठीक है, मेजर सेक्टर पूरा का पूरा ब्लू वाला। अगर हमारा एग्जामिनर कहता है हमको मेजर सेगमेंट चाहिए, तो उसको ये पूरा का पूरा सेक्टर भी चाहिए और ट्रायंगल के अंदर का इतना पार्ट भी चाहिए। यानी जहां पर हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा रहे थे, अब हम मेजर सेक्टर में ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे, ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मेजर सेक्टर में ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे मानो यहाँ पर O है और मुझे इसकी वैल्यू 5 दी गई है, थीटा का मान कितना है? तो 90 है। अब आपको एक और बात बता दें, तो आपका ये रेडियस है और आपका ये रेडियस है, ठीक है। आपको पता है ना OA आपका रेडियस है, और आपको ये भी पता है O भी आपका रेडियस है। तो जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा? √2r होगा। बताओ, हाइपोटेनस जो होगा वो क्या होगा? √2r होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, जब ये r है तो √2r है, और √2r की वैल्यू एग्जामिनर ने कितनी दे रखी है? 5। √2r की वैल्यू एग्जामिनर ने कितनी दे रखी है? 5। अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम वैल्यू को एकदम लास्ट में पुट करेंगे। जब भी ऐसा केस आता है तो वैल्यू को शुरू में नहीं पुट करते, वैल्यू को हम जो है लास्ट में पुट करते हैं, ठीक। ये तो हो गया एक तरीका निकालने का। दूसरा तरीका आप एक और कर सकते हो कि पूरे सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट को निकाल दो तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा सवाल बड़ा लंबा हो जाता है। पहले तो हम निकालते हैं कि ये माइनर सेगमेंट कितना होता है, और फिर पूरे सर्कल में से उसको घटाते हैं, तो वो प्रोसीजर और लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। आप ऐसे समझ लो कि जब आपको माइनर सेगमेंट चाहिए तो आप माइनर सेगमेंट में से ट्रायंगल को घटा दो, और जो आपको मेजर सेगमेंट चाहिए तो आप मेजर सेगमेंट में क्या करो? आप सर्कल को जोड़ दो। समझ गया आगे बात? दोबारा से मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब मुझे क्या चाहिए? जब मुझे माइनर सेगमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं माइनर सेक्टर में से माइनस कर दूंगा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और जब मुझे मेजर सेगमेंट चाहिए होगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं? पूरे सर्कल में से इसको घटा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है पूरे सर्कल में से इसको घटाने की। अगर आप पूरे सर्कल में से आप इसको घटाओगे, इसका मतलब सर्कल में से आप माइनर सेक्टर को घटा रहे हो, ठीक है। और माइनर सेगमेंट देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सर्कल में से माइनर को घटा देते हैं। और माइनर की वैल्यू कितनी होती है? तो माइनर की वैल्यू आप ऐसे समझ लो, माइनर सेक्टर क्या हो जाता है? माइनर सेक्टर और माइनस ट्रायंगल, ब्रैकेट खोलोगे तो आ जाएगा सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर, और क्या हो जाएगा? प्लस ट्रायंगल का एरिया, माइनस माइनस प्लस। सर्कल में से माइनर सेक्टर घटाने पे क्या आता है? मेजर सेक्टर आता है। बताओ, सर्कल में से माइनर घटाने पे क्या आता है? तो बोलोगे मेजर सेक्टर आता है, और प्लस क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। तो बस हम यही बात आपको कह रहे हैं कि अगर आपको मेजर सेगमेंट चाहिए तो मेजर सेगमेंट में ट्रायंगल को जोड़ दो, और अगर आपको माइनर सेगमेंट चाहिए तो माइनर सेक्टर में से घटा दो। माइनर चाहिए तो घटाना पड़ेगा, मेजर चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर हमने कहा ठीक है भैया, हमें इतना चीज पता हो गया, बड़ा आसान है, बड़ा तसल्ली वाला बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यहाँ पर निकालते हैं और एरिया को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि मेजर सेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो मेजर सेक्टर की वैल्यू आएगी तो बोलोगे सर पाई r स्क्वायर किसका होता है?
पाई आर स्क्वायर हमारा 360 का होता है। हमें तो जो वैल्यू चाहिए, अगर ये 90 है तो बाकी कौन कितना है 270, तो हमें 270 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें मेजर सेगमेंट मेजर सेक्टर की वैल्यू चाहिए। उसमें हम जोड़ेंगे किसका, इस ट्रायंगल के एरिया को। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू कितना होगा मेरे दोस्त, हाफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू आर स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, ठीक है। आर स्क्वायर बटे 2 को जो है हम क्या ले लेते हैं, आर स्क्वायर बटे 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर बटे 2, और स्क्वायर छोड़ो, आप 90 से काटो तो 90 से कितनी बार में, 3 बार में कटेगा। 90 से काटो 4 बार में कटेगा। तो आप बोलोगे सर आर स्क्वायर बट्टे में आप 2 कॉमन ले लो, तो मैंने कहा बहुत शानदार, आर स्क्वायर और बट्टे में 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर बच गया हमारा पाई, पाई के साथ क्या बच गया, 3 बच गया, और 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 बच गया। आर स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर आपका √2r का वैल्यू सवाल में, ये √2r है, उसकी वैल्यू हमारी 5 दी गई है, दोनों से 8 स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 5 बटे 2, इतना तो ध्यान रहेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 बटे 2 आ जाएगी। इस बात को लास्ट में ध्यान रखना है, आर स्क्वायर की वैल्यू 5 बटे 2, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और बट्टे में 2 है और यहाँ बट्टे में 2 है तो हो जाएगा 4। पाई के जगह पर 22 बटे 7 रख दो, 22 बट्टे में 7 इंटू 3, और बट्टे में हमारा आ जाएगा 2। पाई के स्थान पर 22 बटे 7 रख दिया, 3 का 3 रख दिया, 4 में से 2 यहाँ 2 यहाँ पर, 2 से हमने काटा तो कटा 11 बार में, 33 बटे 7 है, ये 7 इसमें जाएगा, ठीक है, ये 7 इसमें जाएगा तो 33 और 7 आ जाएगा हमारा 40, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लो काटो इसको, 4 से काटोगे 10 बार में तो उत्तर तुम्हारा आएगा 50 बटे 7, कितना आएगा 50 बटे 7। लेकिन हमारा जो सवाल है वो तो ऑप्शन में जो है पाई के वैल्यू के बिना दिया गया है कि बिना पाई के हमें सॉल्व करना है, मतलब पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, तो कोई बात नहीं, हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, हम जो यहाँ पर कर रहे थे बस वैसे ही करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 बटे 2 है, तो यहाँ पर 5 रखो, और बट्टे का 2 और बट्टे का 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और प्लस कितना हो जाएगा 1। जरा देखो तो कहीं पर है ऑप्शन आपका ऐसा, 1 मिनट, एक और चीज को ध्यान दो, यहाँ एक और चीज की गलती हो गई है। अगर 2r की वैल्यू 5 है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 बटे 2 आ जाएगा दोस्त। आर स्क्वायर की वैल्यू 25 बटे 2, यानी बाहर आ जाएगा 25 बटे 4, 25 बटे 4 3 पाई बाई 2 बटे में प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बड़ा सिंपल है, देखिए हमें क्या करना था, सेक्टर के एरिया को निकालना था और ट्रायंगल के एरिया को। सेक्टर का एरिया हमने कहा कि अगर तुम 90 हो तो बाकी सेक्टर 270 होगा, 3 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ज्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो ना, बहुत बच्चे अगर मान लो नहीं समझ पाए, मैं आपको कहता हूँ नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझे, मैं मान लो कहता हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से कह देता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया निकालना है, बड़े वाले सेक्टर का एरिया, बड़ा वाला, ये वाला सेक्टर का एरिया निकालना है। कैसे बोलोगे, बोलोगे सर देखो पाई आर स्क्वायर हमारा 360 की वैल्यू होती है, हमें यहाँ पर अगर ये 90 है तो पीछे का कौन 270 बन रहा है, उसका मान चाहिए, जमा हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ इंटू ए इंटू बी यानी हाफ आर स्क्वायर। मैंने कहा बहुत शानदार। उसके बाद आप इसको काटे तो 90 से 3 बार में कटा, इसको 90 से 4 बार में, तो आपने कहा 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई, 3 बटे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 3 पाई बाई 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। आप मुझे बताइए आर स्क्वायर बाई 2 आपने कॉमन लिया है, आपने कहा सर √2r की वैल्यू सवाल में दिया गया है 5, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 बटे 2 आ जाएगी। यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 25 बटे 2 रखो तो ऊपर 25 और बट्टे का 2 इसके साथ गुना होकर 4 बना देगा, तो 3 पाई बटे 2 और जमा में 1। ऑप्शन नंबर सी इसी की तरह दिख तो रहा है लेकिन यहाँ माइनस में है, माइनस में है तो ये आंसर नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों का जो है हमें
ध्यान रखना है। आ जाइए टाइप नंबर 12 को देखिए। टाइप नंबर 12 क्या कहा है, यहीं से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होना शुरू होता है, जहां पर आपके जो सवाल हैं वो टेंजेंट के ऊपर आते हैं। टेंजेंट के बारे में मुझे कुछ खास बताने की तो जरूरत है नहीं, आपको पता है टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर टच करे। ठीक है, जो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। लेकिन एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं किसी एक सर्कल के बारे में, कोई भी एक सर्कल है, जैसे मानो ये एक सर्कल है, इसके कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसके अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक इसको यहाँ से टच करके जाएगी, दूसरी यहाँ से कर सकती है, तीसरी यहाँ से कर सकती है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि एक सर्कल का एक ही स्पर्श रेखा होगा। एक सर्कल के अनंतों स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। लेकिन वहां पर दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है आपको दो सर्कल के केस में। दो सर्कल के केस में भी कब? तब ये प्रॉब्लम आती है जब दो सर्कल एकदम ऐसे दूरी पर हो। ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि जब ये दो सर्कल जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हो ऐसे, तब कितने टेंजेंट बनेंगे। और तीसरा पॉइंट तब आता है जब यहाँ पर ये दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे काट रहे हो। ठीक है, जब ये दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे काट रहे हो तो हमारा एग्जामिनर पूछता है बताओ कितने टेंजेंट बनेंगे। तीन केसेस आपके सामने दिख रहे हैं। एक अकेले सर्कल में इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन जब दो सर्कल ऐसे हों या दोनों टच कर रहे हों या दोनों एक दूसरे को काट रहे हों, देख रहे हो पहले इनके बीच की दूरी कितनी ज्यादा थी, फिर इनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई, फिर तो इतना एक दूसरे में प्यार मोहब्बत हो गया कि एक दूसरे के ऊपर जो है भाई साहब ये तो चढ़ ही गए। समझ रहे हो, इतना प्यार मोहब्बत हो गया कि जा रहे हैं हाथ में हाथ पकड़ के, ये वाली कहानी हो गई है। तो जब दूर थे तो कितने टेंजेंट अपने बीच में ला सकते थे, फिर जब दोनों टच हुए तो कितने टेंजेंट ला सकते थे, और जब एक दूसरे के ऊपर आए तो कितने टेंजेंट आ सकते थे। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखाएं होती हैं। अगर हम बात करें तो एक टेंजेंट अगर हम उस समय यहां पर बनाते तो एक टेंजेंट इनका ये हो जाता। देखते चलो, दूसरा टेंजेंट क्या हो जाता, यहाँ पर ये हो जाता। हम इसको ऐसे कह सकते थे कि भैया तुम इसको ऐसे भी टच कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ऐसा टेंजेंट ये भी हो जाता जो दोनों को ऐसे टच करके निकल जाता। ठीक, तीसरा हम इनको ये भी कह सकते थे कि एक टेंजेंट तुम्हारा ये भी आता और ऐसे निकल जाता कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, कैसे निकलता ये देखो, यहाँ पे ऐसे निकल जाता इसको टच करके। तो ये हो गया हमारा तीसरा टेंजेंट। और चौथा टेंजेंट सेम तरीके से क्रिस्क्रॉस मेथड से हमारा यहां पर हो जाता, जो इनको एकदम इस तरीके से टच कर देता। ठीक, तो इसके अंदर टोटल कितने टेंजेंट हो गए? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर टोटल कुल मिला के 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर कितने टेंजेंट है मेरे दोस्त? तो इसके अंदर कुल मिलाकर 4 टेंजेंट है। कितने हैं? 4 हैं। ये 4 का विभाजन पता है कैसे है? 2 जमा 2 से है। ये 2 कैसे हैं? तो एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों को ऊपर ऊपर छूकर चला जाए उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी कहते हैं। डीसीटी का मतलब क्या होता है? जो एकदम ऐसे टच करके चला जाए उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने हैं? तो बोलोगे सर 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जो इसे कट्टम कुटाई खेलता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी बोलते हैं। यानी 2 सर्कल को 4 टेंजेंट टच करते हैं, जिसमें 2 जो होता है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है और जो 2 होता है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। फिर बात करते हैं यहां पर कि अब यहां पर इस सर्कल को टच करेगा तो कितने टेंजेंट टच करेंगे। तो बोलोगे सर देखो यहां पर ये 2 जो हैं ये ऐसे ऊपर ऊपर टच कर लेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे सर? देखिए यहां पर सिंपल सा है कि एक यहां पर आएगा ऐसे टच करके चला जाएगा। दूसरा कौन होगा सर? दूसरा यहां नीचे होगा। ठीक है, दूसरा कौन होगा? तो दूसरा यहां पर नीचे आ जाएगा। और तीसरा वाला कौन होगा? तो तीसरा वाला ये होगा सर, जो एकदम बीच से इनको छू के निकल जाएगा। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल कुल मिला के कितने टेंजेंट हैं? तो यहां पर टोटल 3 टेंजेंट हैं। कितने टेंजेंट हैं? 3 टेंजेंट हैं। और ये 3 टेंजेंट में कितने विभाजन हैं? तो बोलोगे सर 2 इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो 2 डीसीटी है और एक जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, जो दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, आपसे इतने डिटेल में नहीं पूछता कि डायरेक्ट क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, सिंपल पूछता है कितने टेंजेंट हो गए। और तीसरा केस आ जाता है हमारा यहाँ पे।
इस वाले केस में आप देखोगे तो क्या बीच से कोई लाइन जा सकता है? तो नहीं जा सकता, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर से एक जाएगा और एक नीचे नीचे से जाएगा, बस यही कहानी हो सकती है और इसके अलावा नहीं। तो इसमें कितने आ जाते हैं? 2 टेंजेंट आ जाते हैं और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? तो दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं। तो अभी तो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि कितने टेंजेंट टच करते हैं। बाद में आपको अभी 2 कदम आगे चलने के बाद हमें ये भी देखना है कि जो ये टेंजेंट आते हैं, इन टेंजेंट की लंबाई भी हमसे पूछी जाती है। ठीक है, जो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर दी गई हैं, इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाती है, जैसे परीक्षा में आपका ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई पूछा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी, यानी डीसीटी और टीसीटी का भी मान कैसे होता है जब 2 सर्कल पास में होंगे। देखो उसमें भी 3 केस बनते हैं, उसमें भी 3 केस बनते हैं, इस बात को ध्यान रखो। जब 2 सर्कल दूरी पर होंगे तो डीसीटी का मान कितना होगा, टीसीटी का मान कितना होगा। जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो डीसीटी का मान कितना होगा, टीसीटी का मान कितना होगा। और जब 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रहा है, ट्रांसवर्स तो बन नहीं रहा, तो उस केस में सिर्फ हमसे डायरेक्ट का लेंथ पूछेगा। पहले आपसे एग्जामिनर ये बता रहा है, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कितने टेंजेंट होते हैं, फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे जो ये टेंजेंट होते हैं उनकी लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं। और ये मेंसुरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर्कल का एक यही प्रॉपर्टी है जो सर्कल के अंदर जान डालता है और बढ़िया तरीके से उसके सभी चीजों को सेटिस्फाई करवाता है। तो ये बातें सारी की सारी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखवा दी है मैंने। समझाने के लिए तो मैंने आपको क्लास में बता दिया, लेकिन आप उसको कैसे समझ सकते हो, आपका समय भी बर्बाद ना हो, इतनी बातें मैंने कही है तो वो आप नोट डाउन भी कर लो। तो ये सारी की सारी पॉइंट हमने लिखवा दी है कि देखो ऐसा होता है कि जब 2 सर्कल होते हैं तो इस तरह के 2 टेंजेंट होते हैं, हर बात यहाँ पर लिखा गया है। केस नंबर 1 जब यहाँ पर इस तरीके से 2 सर्कल टच करे, फिर जब 2 एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करे, हर बात लिखा गया है। अब आ जाता है केस नंबर डी। केस नंबर डी क्या होता है वो जान लो। इसमें 3 केसेस मैंने पढ़ाए और चौथा केस क्या होता है कि देखो पहले ये लोग काफी दूर थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि दोनों करीब आए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टच किए। ठीक है, और चौथा केस मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा केस क्या होता है वो भी देख लो। ठीक है, चौथा केस भी बड़ा लाजवाब केस होता है, वो भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक, केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 क्या कहता है। केस नंबर 4 में ये कहानी हो जाती है, केस नंबर 4 में हमारी ये कहानी हो जाती है। केस नंबर 4 में हमारी कहानी ये हो जाएगी कि एक सर्कल ऐसे रहेगा, दूसरा सर्कल इसके अंदर बना दोगे और बोलेगा कि ये दोनों ऐसे टच कर रहा है, देखते चलो। मतलब कहते नहीं है कि उंगली पकड़ लिया, ठीक है, उंगली दिया पकड़ने को तो हाथ ही पकड़ लिया, वही बात है। थोड़ा सा करीब क्या आने दिया, ये तो मेरे अंदर ही आके जगह बना लिया। पहले क्या थे काफी दूर, फिर आए पास में, फिर एक दूसरे को ऐसे काट दिया और फिर हो गया उसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये कहानी बढ़ते चली जाती है, इनके टेंजेंट एक एक से कम होते चले जाते हैं। यहाँ पर थे 4, यहाँ पर थे 3 और यहाँ पर थे 2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा 1 और वो इसको ऐसे टच करके चला जाएगा। तो यहाँ पर बनता है सिर्फ और सिर्फ 1 टेंजेंट, यहाँ पर बनता है सिर्फ और सिर्फ 1 टेंजेंट। समझ में आ गया? तो 4, 3, 2 और 1 और कंडीशंस क्या होते हैं वो आपको पता ही है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिखवा दी है। 4 अगर टेंजेंट बनते हैं तो 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स, 3 टेंजेंट बनते हैं तो 2 डायरेक्ट और 1 ट्रांसवर्स, फिर हमारा अगर 2 टेंजेंट बनता है दोनों डायरेक्ट, फिर हमारा 1 बनता है तो ये डायरेक्ट। ठीक है, चारों टेंजेंट हो गए। चारों के ऊपर सवाल भी पूछा जाता है, चारों के ऊपर सवाल भी पूछा जाता है। और जो 5वां केस अगर हम इसके अंदर कर दें तो 5वां तो एकदम कहते नहीं है, एकदम मन ही बढ़ जाएगा, वैसा वाला कहानी है। 5वां में क्या होगा कि यदि ये वाला सर्कल, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अंदर हम करके लेते आते हैं ताकि 5 केस को हम आपको एक ही बार बता पाए, एक ही स्थान पर बता पाए। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1 टेंजेंट और 5वां हो जाएगा हमारा कौन सा, एकदम बीच में। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का हम एग्जांपल देके हम आपको इसको समझा सकते हैं, एकदम बीच में। तो यहां पर हो जाएगा कितना टेंजेंट, 0 टेंजेंट। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में कैसे आया, ठीक है,
कैसे उसने पूरे के पूरे भारत को एक्वायर किया? तो पहले कहा कि हम दूर से ही बिजनेस करेंगे, दूर से बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो बराबर प्रॉफिट हो रहा था, 2 भारत सरकार को जा रहा था, 2 इनको जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो थोड़े से करीब आए, थोड़े से करीब आए तो इनको, ये ब्रिटिश साम्राज्य है ऐसे समझ लो, इनको 2 पार्ट का प्रॉफिट हुआ तो हमारे भारत सरकार को 1 हुआ। फिर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे, एक दूसरे के मार्केट को कोलैप्स करने लगे। तो उसके बाद सिर्फ ब्रिटिश सरकार का फायदा हो रहा है, भारत का हो ही नहीं रहा। फिर एक दूसरे के अंदर आ गए ऐसे समझ लो, तो सिर्फ एक टेंजेंट बना। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा इन्होंने एक्वायर ही कर लिया और ये बना दिया हमारे भारत सरकार को इतना छोटा, ठीक। तो इस तरीके से कहानी हुई 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 केसेस बनते हैं। हर जगह पर हमें टेंजेंट की वैल्यू भी निकालनी है। पहले ये जानना है टेंजेंट बनते कितने हैं और कैसे बनता है, और हम फिर जानेंगे कि उनका जो वैल्यू होता है, जो लंबाई होती है, वो कितनी होती है और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, पहले ये एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। पहले एग्जाम्पल को समझो, उसके बाद हम देखेंगे बाकी चीजों को लेकर। एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है, यदि 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 हो और उनकी त्रिज्या r तथा r हो तो निम्न में से कौन सा अवश्य ही सत्य होगा। सवाल में कहा गया व्हेन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल इज 0। अब आप खुद अपने माइंड में लगाओ कि यार कॉमन टेंजेंट 0 कब होता है, कब 2 सर्कल का कॉमन टेंजेंट 0 हो जाएगा। वो तभी 0 होगा जब भाई साहब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल मौजूद होगा। जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल मौजूद होगा ना, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे भाई यहां पर कोई टेंजेंट है ही नहीं, ठीक है। कोई टेंजेंट नहीं है, कोई टेंजेंट नहीं है। अब उसमें क्या हो सकता है कि एक रेडियाई उन्होंने आर दी है, दूसरे की स्मॉल आर, ठीक है। तो ऐसा केसेस क्या होगा, जैसे आप ऐसे समझो यहां पर कि आपको मैं 2 फोटो बना के दिखा रहा हूं। एक फोटो हमारा ये हो गया, ठीक, और दूसरा फोटो हमारा यहाँ पर ये हो गया। दोनों फोटो में दोनों संभावनाएं संभव हैं। इन्होंने कहा है कि आपके पास क्या है, कॉमन टेंजेंट 0 है। कॉमन टेंजेंट 0 है मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा, एक सर्कल के अंदर दूसरा है। इसमें उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि बड़े वाले की रेडियस आर है, छोटे वाले की स्मॉल आर है। यही इस सवाल का कैच है, उन्होंने कहीं पर कहा ही नहीं। यानी हो सकता है कि यहाँ पर बड़े वाले की सर्कल जो है वो आर हो, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर हो, या यहाँ पर हो सकता है कि बड़े वाले की रेडियस स्मॉल आर हो और छोटे वाले की रेडियस कैपिटल आर हो, ठीक। यहाँ पर ये दोनों केसेस संभव हैं। जब ये संभव होगा तो हमें पता है ये कैपिटल आर यहाँ पर स्मॉल आर से बड़ा होगा, और जब ऐसा वाला केस होगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं r माइनस आर ग्रेटर देन 0, और इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो r माइनस आर ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, या उसको वहां लेके चले जाओ, उसको वहां लेके चले जाओ, इस वाले पोर्शन को वहां लेके चले जाओ, तो हम ऐसा कह सकते हैं r माइनस आर। या फिर आप उल्टा ऐसा भी कह सकते हो कि r माइनस आर लेस देन 0, r माइनस आर लेस देन 0, ठीक है। मेरी बात को समझना ध्यान से। एक तो ये केस पॉसिबल है, इस r को इधर लेकर आ गए तो ग्रेटर का साइन वैसे ही रहेगा, उधर 0 हो जाएगा। उस r को उधर लेके चले गए तो r माइनस आर लेस देन 0, r माइनस आर, मतलब हम ऑप्शन नंबर सी भी कह सकते हैं सत्य है, ऑप्शन नंबर बी भी कह सकते हैं सत्य है। यानी हमारा आंसर आएगा आइदर बी और सी। अगर ये संभव होगा तो ये नहीं होगा, या ये होगा तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये हम कब बना पाए, हम तब बना पाए जब हमें पता चला कि यार हमारा जब टेंजेंट होता है, ठीक है, जब हमारे ऐसे होते हैं 0 टेंजेंट होता है तो एक सर्कल के अंदर दूसरा होता है। तो बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया उसी कंसेप्ट के ऊपर, और ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप में डलवा दिया है, ठीक है। एक स्टूडेंट कहती है लव योर एक्सप्लेनेशन, धन्यवाद भाई, ठीक है। चलो सवाल देखो, अगला कहा गया है कि जब 2 सर्कल हैं, दोनों के रेडियस बराबर हैं और एक दूसरे को टच करते हैं बाहर पे, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। बड़ा प्यारा सवाल। एक सर्कल आपका ये रहा, दूसरा सर्कल आपका ये रहा, दोनों के रेडियस बराबर हैं, और कहा गया है खुद बताओ कि व्हेन 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई टच इधर एक्सटर्नली नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, कितने कॉमन टेंजेंट होंगे बताना बच्चों। आप मुझे खुद बताओ कितने पढ़ाए थे अभी। अभी आपको मैंने कहा कि 3 टेंजेंट होंगे, याद है। एक हमारा ऐसे टच करेगा जो दोनों को ऊपर करेगा, ठीक। दूसरा हमारा कौन सा होगा, दूसरा हमारा नीचे जो टच करेगा दोनों को, वो होगा हमारा, ठीक। और तीसरा कौन सा होगा बता दो, तीसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा बताओ। कितने टेंजेंट होंगे यहाँ पे टोटल कुल मिला के। और तीसरा कौन सा होगा, इसे बीच से, तीसरा कौन सा होगा एकदम ऐसे बीच से जाएगा जो। तो टोटल कितने टेंजेंट होंगे बताइए, 3 हो गए ना। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, 3 टेंजेंट, ठीक है।
चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। जैसा कि मैंने कहा कि पहले हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें ये पढ़ना है कि कितने कितने टेंजेंट बनते हैं, और फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे उन टेंजेंट्स की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई कितना होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लंबाई कितना होगा। हम सिंपल दो सर्कल को मानकर चलेंगे कि दोनों सर्कल अगर दूरी पर हैं तो डायरेक्ट कितना होगा और ट्रांसवर्स कितना होगा। फिर उसके बाद हम उनकी दूरी को कम करते जाएंगे और वो फॉर्मूला और आपस में सिमटता चला जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमें समझना हो इस कंसेप्ट को, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स की लंबाई को, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि देखो एक सर्कल ये रहा, ठीक है, और दूसरा बना देते हैं हम छोटू सर्कल, एक बड़ा सर्कल दूसरा छोटू सर्कल। फिर हम कहेंगे कि देखो तुम लोगों के टेंजेंट को टच करने वाला जो लाइन है वो कौन कौन सा है वो देखो। हम कहेंगे एक लाइन ऐसे तुमको टच करके निकल जाएगा, तो बोले हाँ सर ऐसा तो है, निकल तो गया है टच करके। हमने कहा दूसरा तुमको ऐसे टच करके निकल सकता है, तो बोला हाँ सर ऐसे भी निकल सकता है। फिर हमने कहा देखो अब तीसरा लाइन कौन सा हो सकता है, तीसरा लाइन मानो एक ही अभी बना रहा हूं मैं, बस ऐसा टच करके हो सकता है निकल जाए। तो इन्होंने कहा हाँ सर हो सकता है। अब जो हो सकता है और नहीं हो सकता है वो क्या होगा वो समझो। अगर हम इस सर्कल के सेंटर को मानो यहाँ पर, इसके रेडियस को हम कहते हैं कि इसका रेडियस r1 है, और इसकी रेडियस कितनी है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगी ये हो जाएगी r2। ठीक है, इनके सेंटर को जरा आप ज्वाइन करो, सेंटर को हम किसी और लाइन से ज्वाइन करते हैं, मानो डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया, इनके सेंटर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जो कहानी बनती है वो क्या बनती है वो समझना। यहाँ पर कभी भी ये कौन बनाता है, कोई भी सर्कल का रेडियस है टेंजेंट पे कितने का कौन बनाता है, 90 का कौन बनाता है कि नहीं बनाता है, तो बोलोगे हाँ गुरुजी 90 का तो कौन बनता है, बस और बात खत्म यहाँ पे। अब 90 का जब ये कोण बनाते हैं, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, बताओ, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ पहले। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे ये बताइए। क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है? अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा तो आप नीचे देखो कि अगर आप इसको यहाँ पर ज्वाइन करते हो इसकी वैल्यू r2 होती है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो इसकी वैल्यू r1 होती है, यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये 90 है। क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं? बताइए, बन सकता है या नहीं बन सकता है, बताओ। देखो दो चीजें निकालनी है ना, पहला चीज निकालना है हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा निकालना है हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब जब हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है मतलब हमें ये वाली लाइनें निकालनी है, ये वाली। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब सिर्फ इतना ही लेंथ होता है जो हम काले रंग से रंग रहे हैं, ये वाली वैल्यू सिर्फ देखते चलो, यही हमारा होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जितना दूर ये टच करेगा। ठीक, अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि देखो भैया ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है, समझ में आ गया बात, ठीक है, और यहाँ पर ये 90 का कोण बनाता है कोई भी टेंजेंट टच करता है तो, ठीक, हमें ये बात भी पता है। अगर आप इस पूरे राइट एंगल को लोगे तो ये पूरा का पूरा तो स्ट्रेट ही बनेगा, नहीं बनेगा तो आप ऐसे देखो यहाँ पर, जब आप इसको पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाओगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रूफ थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला ही देख लो, ठीक है, बनेगा भाई। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आपको पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। आप जरा सोचो खुद से कि आप यहाँ पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, आप कैसे निकाल सकते हो आप डायरेक्ट टेंजेंट कॉमन का फॉर्मूला। मैं आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए वक्त, क्योंकि थोड़ा सा सोचोगे ना तो मजा आएगा, थोड़ा सा सोचोगे तो मैं चाहता हूँ मजा आए आपको, ताकि आप फॉर्मूला रटो नहीं, आप समझ सको कि ये असल में आया तो कहाँ से आया। मैंने भी रटा था, मैं भी भूल गया, कंसेप्ट जाना उसके बाद जीवन में कभी नहीं भूला, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये आया तो आया कैसे। तो आप जरा सोचो यहाँ पे कि ये कैसे है, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, साइड हो चुका हूँ, पूरा समय है आपके पास।
आ गया सभी का? पूरे के पूरे 3 मिनट हमने आपको दिए हैं, बताइए। तो देखो, दो चीजें होती हैं, दोनों के दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और थोड़ा सा आसान भाषा में इसको कर देते हैं। अगर हम इतना हेक्टिक ना करके थोड़ा सा इसको और आसान कर दें, जैसे मानो मैं थोड़ा सा एक बार सभी चीजों को वापस से डिलीट करके मैं आपको थोड़ा सा आसानी से, पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में, कि हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड करो और हेडिंग डालो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे आ जाएगी? मेंसुरेशन में मैं आपको सीधा का सीधा फॉर्मूला बता दूंगा, इस बात को ध्यान रखना, वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसको प्रूफ करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रूफ जो है वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखने के लिए कि भैया ये आया तो आया कैसे। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करें तो जैसे यूं समझ लो, इन दोनों को टच करने वाली स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जो दोनों को क्या कर सके, जो दोनों को टच कर सके। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि तुम दोनों को जो टच करेगी ना, वही लाइन तुम्हारी क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ पर एक बात को समझो, जैसे मानो इस सर्कल की रेडियस क्या है? इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर हो गई, इस सर्कल की रेडियस क्या हो गई? स्मॉल आर हो गई। और मुझे कहां से कहां तक की लंबाई पता करनी है? मुझे जो है ए से बी तक की लंबाई पता करनी है। कॉल आ रहा है किसी का, बच्चे हैं एकदम परेशान करके रख देते हैं, कॉल पे कॉल दागे जाएंगे, एक बार ना उठाओ तो समझ ही नहीं आता है। अब अगर मुझे यहाँ पर ए बी की लंबाई पता करनी है तो मैं ए बी की लंबाई को कैसे पता करूंगा? बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको ए बनाओ और यहाँ पर इसको बी बनाओ। आप देखो, मेरी बात को समझना, यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है? 90। और यहाँ पर भी एंगल कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। अगर हम यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन और कर दें, जैसे सर्कल को थोड़ा सा आप और नीचे लेके चले आओ, आप इसको और नीचे लेके चले आओ, तब थोड़ा सा समझाने में जो है वो आसानी हो जाएगा। प्रूफ आसान नहीं ना होता है डियर, प्रूफ में समय लग जाता है मानो। और ये जो हो गया, एक तरीके से मैंने कहा, ये भी 90 बना रहे हैं, ये भी 90 बना रहे हैं। इनके बीच की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मेरी बात को समझना, ये जो दूरी होती है ना, इसको हम कहते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? ये सेंटर के बीच की दूरी कभी डी होती है, कभी ये दोनों जब चिपक जाएंगे तो इनकी दूरी आर प्लस आर हो जाएगी। एक दूसरे को काटेंगे तो आर माइनस आर हो जाएगी। एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो वही हम कहते हैं यहाँ पर कि देखो, जब इनके सेंटर काफी दूर हैं तो इसके डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं। इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर। अब मुझे अगर यहाँ पर ये पता करना है तो मैंने कहा कि देखो, कुछ नहीं करना, इस रेखा के पैरेलल ये वाली रेखा है, क्योंकि ये दोनों 90 है, तो इस रेखा को थोड़ा आगे तक और बढ़ाओ। मानो यहाँ तक आपने बढ़ा दिया, ठीक। और उसके बाद इस रेखा को आप और आगे बढ़ा के यहाँ पर 90 का कोण बनाओ। असल में आपने किया क्या है वो देखते चलो। छोटा सा काम किया और कुछ नहीं किया है। मैंने कहा एक रेक्टेंगल बना लो। मैंने कहा देखो, ये वाली जो तुम्हारी लाइन है, इसी के पैरेलल एक और लाइन तुमने बना दिया। जब इसके पैरेलल तुमने एक और लाइन बना दिया, ये भी 90 है तो तुम्हारा ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा 90 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 90 आ जाएगा, पैरेलल हो गया। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब आप मुझे बताओ, ये वैल्यू पूरा का पूरा कैपिटल आर और ये वैल्यू स्मॉल आर, तो ये भी पूरा का पूरा कैपिटल आर। जितना ये है उतना ये होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा कैपिटल आर, और जिसमें ये जनाब है स्मॉल आर, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी ये कितनी आएगी? आर माइनस आर आएगी। तो ये जो टेंजेंट ए बी होगा, इस टेंजेंट ए बी का मान क्या होगा? तो बोलोगे सर टेंजेंट ए बी का मान, ये टेंजेंट क्या है? हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर में बेस के स्क्वायर को जोड़ेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर और बेस हो जाएगा हमारा आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और इसका लगा देंगे रूट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दोबारा से समझना, इन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन था? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ ए बी था। हमने क्या किया, यहाँ से बी को थोड़ा सा और लंबा खींच दिया ताकि यहाँ पर ये बराबर लंबाई का एक रेक्टेंगल हमारा बन जाए। अगर ये आर है तो आर के ही लंबाई का यहाँ पर हमने एक और लाइन खींचा। ये दोनों के बीच में 90 था तो ऊपर वाले दोनों बराबर, यानी ये डी था तो पीछे वाला भी डी। परपेंडिकुलर डी हो गया, ये आर माइनस आर हो गया, तो हाइपोटेनस हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई? डी स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब जो उसके बाद दूसरा आएगा वो आएगा हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या आ जाएगा?
वर्स कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बहुत आसान होता है वैल्यू निकालना, उसका भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। छोटी सी बुद्धि का बस प्रयोग करो, अपना जो छोटा बुद्धि है ना जो पीछे लगा हुआ है, बस उसका प्रयोग करोगे, आंखों से सब कुछ दिखता है, देखने का बस वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये मानो एक बड़ा सर्कल है और ये हमारा हो गया छोटू सर्कल। अब ये छोटू सर्कल और बड़ा सर्कल में कहानी क्या होता है, तो यहाँ पर बस प्रॉब्लम, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम इसे कहते हैं जो यहाँ से टच करके आ रहा हो और इसको यहाँ पे टच कर रहा हो, ये होता है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी को डी कहते हैं। ठीक, तो आप जरा यहां पर कंसीडर करो, इसका रेडियस मैंने आर बोला है और इसका रेडियस मैंने कहा कि भैया तुम्हारा जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। अब अगर मानो यहां पर जरा गौर से देखो, ये वाली लाइन यहां पर आई है, तो क्या हम कुछ जुगाड़ सिस्टम बिठा सकते हैं, बताओ। हाँ बिठा सकते हैं। अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा और लेकर जाएं नीचे, अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा और लेकर नीचे जाएं, ठीक है, ये अगर आर है तो इसको भी हम कितना बना दें, इसको भी हम पूरा का पूरा आर बना दें। यहां से लेकर यहां तक तो छोटू आर है, इसको हम थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं तो ये आर है, तो यहां पर भी आर बन जाए। सेंटर और यहां पर डिस्टेंस के बीच में 90 का कोण है, तो ये भी हमारा कितना हो जाए, 90 का कोण हो जाए। इससे क्या हमें कुछ फायदा होगा, बताओ। ऊपर भी हमने यही कंस्ट्रक्शन किया, नीचे भी हमने यही कंस्ट्रक्शन किया, क्या इससे कुछ खास फायदा होने वाला है, जरा सोचो। कैसे निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की कैसे निकालेंगे, जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे कि कैसे हम निकाल सकते हैं, बताओ। इसको थोड़ा और लंबा आपको लेके जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। जैसे मानो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो आपको जितना आर है इसको और यहाँ नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा ये तो स्मॉल आर था ही था, और यहाँ से जितना कैपिटल आर है उतना ही नीचे आपको और लेकर आना पड़ेगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आर प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते चलो, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करो एक बार, यहाँ से आप इसको जब ज्वाइन करोगे, क्यों ज्वाइन करोगे भाई साहब, इसीलिए हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप देखो छोटी सी चीज को, छोटी सी चीज को देखो, यहाँ पे ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट में रुको, खुद से ट्राई करो एक बार, छोटी सी चीज है बस, और ज्यादा कुछ है। ये आ गया, कॉल आ रहा था, सॉरी माफ करेंगे, कॉल आ रहा था जरूरी बार बार विक्रम सर का। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम जो है बना रहे थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको एक बार के लिए हम ऐसे भी ना समझ के हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक छोटा सा काम करो, देखो ये टेंजेंट कहाँ कहाँ टच कर रहा है, आप वो देखो, तो बोलोगे सर यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो ये एंगल यहाँ 90 का बनाएगा, तो इसको कैपिटल आर कहो। यहाँ पर टच करेगा तो ये स्मॉल आर बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। हमने आपको ये कहा कि इसको थोड़ा सा और लंबा खींचो, इसको थोड़ा सा और लंबा खींचो, मतलब इसको तुम उतना बना दो जितना ये है। अगर ये आर है ना, तो आप इसको पूरा का पूरा और लंबा खींचो। अब और लंबा खींचोगे तो ये 90 है और यहाँ पर 90 है। ऑल्टरनेट एंगल अगर 90 और 90 के हो जाएंगे तो ये दोनों के दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी। जब ये दोनों की दोनों लाइनें आपकी पैरेलल कहलाएंगी, आप इनके सेंटर को यहाँ जोड़ोगे, तो आप मुझे खुद बता दो यहाँ पे दोस्त कि आपने यहाँ पर कहा सर ये आर है, और ये वैल्यू अगर आपकी कैपिटल आर होगी तो ये भी कैपिटल आर होगी, क्योंकि ये अपने आप में अब एक रेक्टेंगल बन गया। गौर से देखो तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया अपने आप में रेक्टेंगल। बोलोगे बहुत शानदार सर, ठीक है। तो ये अगर आपका आर है तो ये भी आपका आर हो जाएगा। अब जरा इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में तुम्हारा ये क्या हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर हो गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, आर प्लस आर हो गई। तो जितना आपका ये टेंजेंट होगा, यानी हम अगर ए बी का मान यहाँ पर कहे, तो जो ये ए बी होगा वही आपका ये भी होगा, और यहाँ पर कोण हमारा कितने का है, 90 का, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये 90 तो ये भी 90, यानी जितना हमारा ए बी होगा उतना ही हमारा एक्स वाई भी होगा। बोलो तो हम कहेंगे सर ए बी जो आएगा वो एक्स वाई के बराबर आएगा, और वो ये हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखो, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है।
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स वाई की वैल्यू, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे तो बोलोगे सर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर का रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो दोनों में देखो माइनस ही होता है, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक और फॉर्मूले में गड़बड़ी कर दी क्या हमने, यहाँ पर अगर देखोगे तो ठीक है, सही है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दो चीज़ों का फाइनली जो कंक्लूजन है वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। एक जगह जो है यहाँ पर, एक जगह छोटा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है मुझे जहाँ तक लगता है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर जो है ना माइनस आएगा, d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और AB की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी दोस्त। एक छोटा सा जो है यहाँ नुकसान है, और यहाँ पर नुकसान क्या है ये समझो, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, वो देखो, ये जब 90 होगा ना तो ये हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा तो बोलेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये देखो हाइपोटेनस अगर हमारा होगा तो यहाँ पर AB की वैल्यू यहाँ माइनस में आएगी। ये छोटा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। तो अल्टीमेट जो हमारा दो कंसेप्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, ये माइनस का साइन होता है, तो बोलेंगे डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। और अगर तुम्हें यहाँ पर इसको निकालना है तो बीच में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। यही बातें यहाँ पर पूरी तरीके से कही गई हैं कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो बराबर हो जाता है तो ये √2r हो जाता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, दो सर्कल जिसकी रेडियाई 25 है और 9 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करती हैं। एक दूसरे को कहाँ पर, देखो ये ट्रांसवर्स वाले में क्या था कहानी, छोटा सा जो मिस्टेक हुआ था वो क्या था, असल में यहाँ पर 90 का कोण बन रहा था, तो ये वैल्यू हमारी जो थी वो थी हमारी r माइनस आर, और ये 90 का बन रहा था तो ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था और ये हमारा हाइपोटेनस था। तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बेस आ जाएगा, इसीलिए डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस में से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। दोनों में फॉर्मूला सेम होता है, डी स्क्वायर माइनस, बस अंतर में यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है, ठीक। और जब ये दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाती है, जब ये दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाती है, यानी अगर हम बात करें ये दो सर्कल ऐसे बराबर तरीके से एक दूसरे को छू लेते हैं, ठीक है, तो इनका जो डी होता है ना, देखो फिर उस केस में क्या होगा कि आपने यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिखा, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारा AB हो गया। तो ये AB का जो मान हो गया ना, यहाँ पर ये जो AB का मान हो गया दोस्त, ये AB का मान कैसे निकलता है, जैसे मानो इसका रेडियस r है और इसका रेडियस स्मॉल r है, और ये इनके बीच के डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, r प्लस r हो जाती है। तो हमने पढ़ा था अभी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, d का स्क्वायर, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू d का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। अब इनके बीच की डिस्टेंस जब कुछ है ही नहीं और इनके बीच की डिस्टेंस r प्लस आर की वैल्यू है, तो d के जगह पर आप r प्लस आर रखोगे तो क्या होगा, r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर इतना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी r प्लस आर और प्लस r माइनस आर, ये हो जाएगा a प्लस बी, और फिर उसके बाद a माइनस बी, यानी r प्लस आर माइनस आर प्लस आर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, माइनस आर से स्मॉल r खत्म, तो बोलोगे सर 2r आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आर से ये खत्म, ये बोलोगे सर 2r आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बाहर 2 निकाल दोगे तो 2√r हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि जब दो सर्कल टच करते हैं तो ये जो बीच में रेड वाला डिस्टेंस होता है ना, ये हमारा हो जाता है किसके, तो ये हमारा हो जाता है 2√r के, ठीक है, 2√r के। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल होता है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में कैसे इस्तेमाल होता है, मेंसुरेशन में आपको ऐसे दे देगा, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, ये दोनों यहाँ पर हैं, और एक तीसरा छोटू सर्कल बना दिया जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में है। एक टेंजेंट आई और वो टेंजेंट तीनों को छू के चली गई, ये टेंजेंट तीनों को छू के चली गई, ऐसे मानो ऐसे वाला टेंजेंट कोनो आया और तीनों को छू के चला गया, इस सर्कल को, छोटू सर्कल को और छोटा कर देगा, और बोलेगा कि यदि यहाँ पर इसकी रेडियस जो है, ऐसे समझ लो, इसकी रेडियस तुम्हारी r1 है, इसकी रेडियस तुम्हारी r2 है और इसकी रेडियस तुम्हारी r3 है, तो बताओ तुम्हारा भैया कितना डिस्टेंस होगा। उस केस में आपको इसकी वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, √r1 r3
2√R1R3। समझ गए बात को? आपको उस केस में अलग अलग निकालना पड़ेगा, बढ़िया से एक प्रूफ भी देना पड़ेगा। हम अभी प्रूफ समझा देते हैं। ये हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है जब दो सर्कल के अंदर एक तीसरे सर्कल को फिट कर दिया जाए, इसकी रेडियस R1 हो, इसकी रेडियस R2 हो, इसकी रेडियस R3 हो, तो पूछता है इनके बीच का रिलेशन बताओ। तो बड़ा आसानी से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते चलो आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हो। देखो तो आप बोलोगे सर ये देखो, ये एक बड़ा सर्कल और ये एक छोटा सर्कल। अभी अपने माइंड में सिर्फ इन चीजों को विजुअलाइज करो। ये बड़ा सर्कल, ये एक बड़ा सर्कल है और इसको एक छोटा सर्कल टच करता है। एक ऐसा टेंजेंट दो दोनों को छू के जाए और बीच में कोई डिस्टेंस ही ना हो, तो क्या होता है? 2√R1R2 होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर, यानी बोलोगे सर 2√R1R2 आएगा। कितना आएगा सर? 2√R1R2 आएगा। वापस इसके रेडियस को लिख दे रहा हूँ, R1 है, इसके रेडियस को लिख रहा है R2 है, और इसके रेडियस को लिख रहा हूँ R3 है। तो हमने कहा ये वाला जो टेंजेंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√R1R3। कितना हो जाएगा? 2√R1R3 हो जाएगा। कहां से कहां तक की वैल्यू? तो देखो ये ब्लैक वाला पार्ट, यहां से लेकर सिर्फ और सिर्फ यहां तक। ठीक, अब उसके बाद उसी तरीके से यहां पर बोलोगे इस वाले पॉइंट से लेकर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। किसका? इन दोनों सर्कल का। इसका सर्कल यहां है, इसका सर्कल यहां है, तो R3 R2 हो जाएगा। तो बोलोगे 2√R2 R3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा इन दो सर्कल का टेंजेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर ए बी की वैल्यू, अब छोटे वाले को भूल जाओ, एक बार छोटे वाले का रिलेशन इसके साथ, एक बार इसका रिलेशन इसके साथ, अब एक बार इन दोनों का आपस में रिलेशन। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? तो बोलोगे 2√R1R2, 2√R1R2। और क्या यही 2√R1R2 जो है वो इतना प्लस इतना के बराबर होगा? तो बोलोगे हाँ सर। तो इतने की वैल्यू बराबर होगी 2√R1R3, 2√R1R3 जमा 2√R2R3 के। ठीक है, R2 R3 के। समझ गए बात? पहले इन दोनों का इस्तेमाल करके ये टेंजेंट बताया, इन दोनों का इस्तेमाल करके ये टेंजेंट बताया, अब इन दोनों का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा टेंजेंट बताया। तो 2√R1R2 बराबर 2√R1R3 प्लस 2√R2R3, R1R2R3 √R1R2R3 से सबको भाग कर दो। तो पहली बात तो सबका 2 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। √R1R2R3 से सबको भाग करेंगे, R1R2 है तो इसके नीचे क्या आएगा? √R3 आ जाएगा। इसके अंदर R1 और R3 है तो √R2 आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। और ये हमारा बन जाता है एक जबरदस्त रिलेशन, जो हमारे पेपर में 1000 बार पूछा गया है कि छोटे वाले के सर्कल के रेडियस के रूट का इनवर्स बराबर होता है बाकी दोनों सर्कल के। इसका रेडियस 5 दे देगा, इसका रेडियस 7 दे देगा, बोलेगा इसका बताओ कितना होगा? तो इसका 1/√R3 बराबर 1/√5 प्लस 1/√16। ऐसा भी हो सकता है इसका 16 दे दे, इसका 9 दे दे, तो 16 का √4, इसका √3, 1/4, 1/3, और फिर इसका रेडियस आपको दिया जाएगा। पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े खतरनाक इस टेंजेंट से निकाले जाते हैं रिलेशन। आपको ये टेंजेंट का पता नहीं है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है और एक से खतरनाक रिलेशन ये देता है। लेकिन तब जब हमें पता हो कि पहली बार टच कितनी बार में करें, दूसरा हमें पता हो इनकी वैल्यू किससे निकालें। तो इसीलिए मैंने अभी सिर्फ आपको 2 ही बातें कही है, बाकी एक्सटेंडेड जो चीजें हैं वो हम मेंसुरेशन में आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 बातें कही हैं और ये 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, कोई समस्या की बात है यहाँ पे? चलो आ जाओ, तो आ जाओ जरा सॉल्व का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, बताओ। आप पढ़ोगे तो हम आपको बहुत हाई लेवल पढ़ाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अब ये भी सोचो कि सर सारा हाई लेवल भी कंप्लीट करवा दीजिए, सारा बेसिक भी कंप्लीट करवा दीजिए और 5 क्लास में सर्कल को खत्म भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मेंसुरेशन काहे नहीं पढ़ा रहे हैं ये बताइए? आंखों से ये नहीं दिख रहा 45 क्लास ज्योमेट्री पढ़ा दिए हैं। अगर मानो कि हम ज्योमेट्री को 30 क्लास में खत्म कर दिए होते तो बाकी 15 क्लास में हमारा मेंसुरेशन खत्म हो गया होता, सिलेबस तो खत्म हो ही जाता। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी की बात है? बहुत था हमारे लिए तो। लेकिन मुझे पता है ना कि आपको कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। आप 50 किताबें ढूंढने के बाद तब आपको समझ में आएगा यार ये चीजें करनी थी। एक हमारे शिवम मिश्रा अलग ही परेशान है, भैया आप इस बैच में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फलाना क्या क्या बता रहे हैं। अरे ससुर तुम पढ़ लो यार, जो पढ़ा रहे हैं पहले। जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान है नहीं, जो नहीं पढ़ा रहे उस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हो। 1000 बार कहते हैं जो पढ़ा रहे पहले वो देख लिया करो। दुखी हो अपनी बातों को लेके, ये कराएंगे कि नहीं कराएंगे, वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। जो करा रहे पहले वो तो करो, बाद में पूछ लेना। इंक्वायरी नंबर किस लिए दिया? इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछो। ठीक है,
दो सर्कल है, उनकी रेडियस इतनी और इतनी है, और एक दूसरे को वो एक्सटर्नली टच करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बोलिए, बताओ। यानी हमें इतना बात पता है, ठीक है, हमें इतना बात पता है कि एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे को इसे एक्सटर्नली टच करते हैं, मानो समझो एक्सटर्नली टच करेंगे, और बोलेगा कि एक तुम्हारा कॉमन टेंजेंट है, ये जो दोनों को टच करके चला जाएगा, ये टेंजेंट की तुम्हें लंबाई बतानी है। अब बताओ, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा नहीं रहता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी बताया था 2√R1R2, 2√R1R2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम डिस्टेंस की यहाँ पर बात करें सीधा का सीधा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर 2√R1 की वैल्यू कितनी है सवाल में? तो 25 है। R2 की वैल्यू कितनी है? 9 है। इसका रूट हमारा 2 × 5 × 3 आएगा, कितना आ जाएगा? 5 × 15 × 2 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी बताया था कि जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाते हैं तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू 2√R1R2 हो जाती है। ठीक, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सेंटर, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारी 3 है और 10 सेंटीमीटर है, कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। बीच की दूरी को 10 सेंटीमीटर दिया गया है, दोनों के रेडियस को 3 और 3 बताया गया है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस आर माइनस आर, ठीक है, माइनस आर प्लस आर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। डायरेक्ट में ये माइनस में आता है, ट्रांसवर्स में यहाँ प्लस आता है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का स्क्वायर। दोनों की रेडियस कितनी है? पहले की रेडियस 3, दूसरे की भी 3, तो 3 × 3 यानी 6 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाएंगे, हमारा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। 100 में से 36 घटाओ 64, 64 का रूट कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। डायरेक्ट देखो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में प्लस आता है और डायरेक्ट में माइनस आता है, टी में प्लस आता है और डायरेक्ट में माइनस आता है। याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि देखो टी वाला जो है, टी वाला कहीं ना कहीं ये प्लस का साइन है, टी वाला प्लस है तो प्लस आएगा बस, और एक अगर प्लस आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? दूसरा माइनस होगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ अगला देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहा गया है? जब दो सर्कल जिनकी रेडियस इतनी और इतनी है एक दूसरे को बाहर तरीके से टच करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सेम √R1R2 लगाओगे, 18 का 2 × 36, 36 का रूट 6, 6 × 2 कितना आएगा? 12। ठीक है, टच इधर एक्सटर्नल लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 का रूट 6, 6 × 2 12। ऑप्शन में तो 12 दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन में तो 12 दिख ही नहीं रहा भाई। अच्छा, 18 और 12 होगा अगर, तो 18 12 होगा तो 9 × 2, और ये आ जाएगा 12 का 4 × 3। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसको करेक्ट करो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा यहां पर 12 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 12। ठीक है, पता है ना कैसे? सीधा का सीधा बोलोगे सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर 2√R1R2, 2√R1R2, बात खत्म। 2 हो गया, R1 के स्थान पर 18 × R2 के स्थान पर 2, 36 का रूट 6 × 2 कितना आ जाएगा? 12, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 कहा गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल हैविंग रेडियाई इतना इतना इज इतना, व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कर लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे, दोनों का रेडियस भी दिया गया है आपको और दोनों के बीच में क्या दिया गया है? डिस्टेंस भी दिया गया है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना बोलोगे? सीधा का सीधा सर टीसीटी बराबर अभी बताया था d² माइनस r जमा r का होल स्क्वायर। ठीक है, आप मुझे बताओ d की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर 10 है, तो यहां पर लिखेंगे सर 10 का स्क्वायर। दोनों के रेडियस को जोड़ोगे, 4.5 और 3.5 कितना होगा? 8। तो 10 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? खुद बता दो। 10 8 का 6 का ट्रिपलेट बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत शानदार, क्लियर हो गया। सेम तरीके से आ जाओ यहाँ पे, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो सर्कल की रेडियाई दी है, एक का 6 सेंटीमीटर दूसरे का 3 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 8 है।
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 8 है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टू सेंटर। अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई दे दी है, दोनों का रेडियस का जोड़ दे दिया है और डिस्टेंस पूछा है। तो क्या डिस्टेंस आप नहीं निकाल लोगे? सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप डिस्टेंस निकाल लोगे, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अगला सवाल देखो क्या है, दो की रेडियस है, एक की 7 है और एक की 2 है और उनके बीच में सेंटर की दूरी इतनी है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप बता सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर, जितना कम प्रैक्टिस उतना ज्यादा जो है कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट की कॉमन कॉर्ड के बारे में। कॉमन कॉर्ड के बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। कॉमन कॉर्ड क्या होता है वो भी समझो, और कॉमन कॉर्ड के बारे में फिर आगे पॉइंट पढ़ेंगे, फिर कॉमन कॉर्ड से क्या क्या बनता है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हमारा पूरा का पूरा सर्कल का जो थ्योरी है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक और क्लास लगेगी, उस क्लास में हम सर्कल के पूरी थ्योरी को खत्म कर देंगे। तो अभी ये कॉमन कॉर्ड वाला पॉइंट पढ़ लो, कॉमन कॉर्ड के पॉइंट के बाद कल हम पढ़ लेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसके सारे एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज में मुझे ज्यादा कुछ बताना होगा नहीं, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे मैं बस वो बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद कर लेना। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे कॉमन कॉर्ड के बारे में। कॉमन कॉर्ड क्या क्या होता है समझना। जैसे मानो मैं आपको अच्छे से समझा के बताता हूँ। मानो कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है बड़ा सा, ठीक है, और एक ऐसा छोटू सर्कल आ गया। जब ये छोटू सर्कल इसको ऐसे बीच से मानो टच कर देगा, ठीक है, ऐसे बीच से इसको इंटरसेक्ट कर देगा, तो हमारे पास एक ऐसा कॉर्ड होगा, पहले भी पढ़ा रखा है, जो ये दोनों को टच कर रहा होगा। और ये जो दोनों को टच करेगा ना, इसी को कहते हैं कॉमन कॉर्ड। यानी ये जो कॉर्ड है, ये जो यहाँ पर व्यास है, ये इस वाले बड़े सर्कल के लिए भी कॉमन है और ये कॉमन दूसरे के लिए भी है। तो अगर हमें कल के दिन इस कॉमन कॉर्ड की लंबाई बतानी होगी तो क्या करेंगे। जैसे मानो यहाँ पर ए बी है, अब हम यहाँ पर इन दोनों के सेंटर को क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसके सेंटर और इसके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो हम यहाँ पर कैसे मिलाएंगे, तो बोलेंगे यहाँ पर देखो भैया ये O है और ये O1 है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं भाई साहब, मानो इनको ज्वाइन करो जरा, यहाँ पे आप तसल्ली से ज्वाइन करो। तो आप मुझे खुद बताओ कि एक जो सेंटर से जो लाइन डालते हैं वो कॉर्ड पर कितने का कोण बनाता है, 90 का कोण बनाता है। अगर इसकी रेडियस हम मानो यहाँ पर r कहते हैं, तो ये हमारा जो लेंथ है ये क्या है, AB का आधा है। जो AX आएगा वो AB का आधा आएगा। तो मुझे बताओ OX की वैल्यू कितनी कहोगे, O से लेकर X तक की वैल्यू कितनी कहोगे। तो बोलोगे सर R के स्क्वायर में से हम जो है AB के स्क्वायर का आधा घटा दें, हम जो है AB का आधे का स्क्वायर घटा दें, तो ये हमारा किसका आ जाएगा, ये हमारा OX आ जाएगा, ये हमारा OX आ जाएगा। O' भी कैसे ही आएगा, तो वैसे ही आएगा। O' भी कैसे आएगा दोस्त, तो वैसे ही आएगा। O' की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दूसरे वाले सर्कल के रेडियस में से AB का आधा घटा दो, यानी स्मॉल r में से क्या घटा देंगे, AB का आधा घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे वाले की वैल्यू। और जब आप इस OX को और O' को जोड़ दोगे तो O से O' निकल जाएगा, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा O' की वैल्यू आ जाएगी, और वो बराबर होगी किसके, तो वो बराबर होगी हमारी OX जमा O' के, ये बराबर होगी इसके। यानी अगर हमें कल के दिन ऐसा बोल दे कि दो सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, एक की रेडियस इतनी है दूसरे की रेडियस इतनी है, या कॉमन कॉर्ड की लंबाई इतनी है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। या अगर हमें डिस्टेंस का मान दे दे तो कॉमन कॉर्ड पूछता है, और बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है। रेडियस देके कॉमन कॉर्ड दे देगा तो आपका डिस्टेंस पूछ लेगा, या रेडियस देके डिस्टेंस दे देगा तो कॉमन कॉर्ड पूछ लेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखें कि ये इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। और इसके लिए पूरा बकायदा यहाँ लिख भी दिया है हमने कि देखो भैया बात ऐसी है, आप समझ पाओ अच्छे से। एक एक पॉइंट मैंने लिखवा दिया है, O है, A है, B है, R है, R है, Q है। मतलब यूं समझ लो ना कि अपने दिमाग और अपना अकाउंट दोनों का दोनों आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। आप लोगों के बैच से पढ़ाकर मुझे 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं होता है। जितने पैसे आते हैं सारा का सारा एप्लीकेशन में जाता है, 18% GST जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर मानो कि 600 रुपए किसी ने फीस में दिया है तो 600 का तो 20% 120 रुपया आपका हम सरकार को GST दे देते हैं, आपका बचता है 480 रुपया। उसके अलावा जब आप लोग यहाँ पर देखते हो तो कुछ इंटरनेट का कंजप्शन होता है, तो हमने अमेजन का सर्वर लिया है। उस अमेजन के सर्वर का इतना कॉस्ट आता है कि पर स्टूडेंट जो है कम से कम 300-400 रुपए लग जाते हैं, क्योंकि वो पूरी लाइफ टाइम हम वैलिडिटी दे रहे हैं। बाकी लोग क्यों 1 साल की वैलिडिटी देते हैं कि उसके बाद जो है जैसे रिचार्ज की तरह उन्होंने वैलिडिटी कर दिया है। आप
हमारे एप्लीकेशन पर कभी भी देखते रहोगे, आपके हिस्से का पैसा हम पे करते रहेंगे। आप 50 बार देखोगे तो 50 बार डेटा कंज्यूम होगा, 50 बार कंज्यूम होगा तो 50 बार हमें देना पड़ेगा। तो उसकी चिंता नहीं है मुझे मैं अपने जेब से पैसे लगा के आप लोगों के लिए दे सकता हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे ज्यादा सर्वर कॉस्ट चला जाता है, PDF, मटेरियल, फलाना ढिमकाना, यहाँ आकर पढ़ाना, रूम का किराया, टाइपिस्ट वाइपिस्ट, वो तो सब अलग चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी बस मेरा एक ही मानना होता है, कंटेंट में दम होना चाहिए कि बच्चा जब पढ़े तो उसको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कमी महसूस की है अपने टाइम पर। मुझे महसूस होता था यार कि एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, इस किताब को पढ़ लिया, 4 बातें वहां से मिली, 4 बातें वहां से मिली, 5 बातें वहां से मिली, तब जाकर पेपर होता है। क्या कुछ ऐसा मटेरियल हो सकता है जो स्टूडेंट सिर्फ एक बार पढ़े और वहां से सिलेक्शन हो जाए? तो वो आपको ये पूरा का पूरा PDF मिलेगा। एक एक बात आपको यहाँ पर नोट की गई है, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फायदा हम उठा रहे हैं, और जब फायदा हम आपको दे रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ो, उसका उपयोग करो। एक दिन में रिकॉर्ड ब्रेक एडमिशन हुए हैं कल के दिन। मैं इतना खुश हूं, मतलब दिल खुश हो गया वाकई। कहते हैं ना कि बस मेहनत करते जाओ और ऊपर वाला देख रहा होता है। हमारे खुद के एप्लीकेशन का रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में कम से कम 5000 प्लस एडमिशन हुए हैं सभी बैचेस में मिला के, और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। ठीक है, चलो आ जाओ। न्यू ईयर का जो ऑफर निकला था, उस ऑफर में सवाल में कहा गया है द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ ए टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। देखो, कॉमन कॉर्ड की लंबाई दे दी है 24 सेंटीमीटर, और दोनों का डायमीटर दे दिया है, बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। एक सर्कल ऐसा होगा, ठीक है, एक सर्कल हमारा क्या होगा, ऐसा होगा, दूसरा वाला सर्कल हमारा छोटू सर्कल होगा। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, तो हमने कहा चलो भैया काट लो। ठीक है, उसके बाद कॉमन कॉर्ड की लंबाई भी दे दी गई है। कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी दी गई है नहीं पता, और हमसे उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो ये रहा इनके बीच का डिस्टेंस। कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी दी है, तो बड़े वाले की डायमीटर 30 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 15। छोटे वाले की डायमीटर जो है हमारी 26 है, तो यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी 13। कॉमन कॉर्ड की भैया, कॉमन कॉर्ड की लंबाई देखो 24 दे रखी है, ये पूरा कॉमन कॉर्ड 24 दे रखा है। तो अगर 24 दे रखा है तो 12 जो है यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, बोलो। तो बोलोगे हाँ सर। अब ये 15 है और ये 12 है, तो तुम खुद बता दो ये कितना आएगा, तो 9 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं। 9, 12, 15 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ। अब ये तुम्हारा 13 है और तुम्हारा ये 12 है, तो ये 13 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी डिस्टेंस में 9 जमा 5 कितना आएगा 14 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 है, ये 13 है, ये 12 है। 15 12 से 9 आ गया, 13 12 से 5 आ गया, 9 जमा 5 14 हो गया, आंसर है, बात खत्म। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। अगला सवाल, अब अगला सवाल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक एक सामने आप लोग के बात रखा है। ठीक है, 4 बातें रखी गई हैं, और ये चारों के चारों जो हैं सिमिलैरिटी का प्रयोग करके है। अगर आपने सिमिलैरिटी कायदे से पढ़ा होगा तो आपको ये चारों बातें समझ में आ जाएंगी, और अगर आपने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा होगा तो आपको मुश्किल होगी। जैसे पहला बात हमने अभी क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर मानो 2 सर्कल, यहाँ पर कहा गया है कि जब यहाँ पर OAP का मान क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि एक सर्कल दूसरे वाले सर्कल को काटता है। यहाँ पर इनके बीच की ये रेडियस होती है, ये हमारा यहाँ होता है, ये हमारा यहाँ। जब ये बीच में 90 का कोण बनाते हैं ना, जब ये वाला कोण इनके बीच में 90 का बनता है, साफ तौर पर कहा गया है एंगल OAP। बस एक ये पॉइंट समझ लो, बहुत मजा आने वाला है। ये हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से OAP का जब मान तुम्हारा 90 होता है, द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट A और B पास थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। ठीक है, द टेंजेंट ऑफ सर्कल A और B पास थ्रू सेंटर ऑफ अदर सर्कल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब यहां पर इसका मान 90 होता है और जब आप ऐसे टेंजेंट बनाते हो, दोस्तों देखो कितनी प्यारी प्यारी कहानी हो जाती है। सिर्फ इस वाले पार्ट को हम यहाँ अलग बना देते हैं, तो यहाँ बीच में देखो 90 है तो 90, इसकी रेडियस R है तो R हो गया, इसकी रेडियस R है तो R हो गया। ये हाइपोटेनस आपको पता है क्या कहलाएगा, तो R² प्लस R²
का रूट अंडर। क्यों कहलाएगा मेरे भाई? क्योंकि ये पूरी की पूरी देखो ना, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर। हमारे तीनों वैल्यूज आ गए। हमारे OA का वैल्यू अगर स्मॉल कैपिटल आर है, AP की वैल्यू स्मॉल आर है, तो OP की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब याद करो वो राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के दिन जब राइट एंगल ट्रायंगल क्या पढ़ा करते थे, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ा करते थे वो याद करो। जब आप इसको बोलते थे कि ट्रायंगल ABC है, और ट्रायंगल ABC में अगर मानो हम इसको A कहते हैं, हम इसको B कहते हैं, हम इसको C कहते हैं, और यहां से एक हम 90 का भी पॉइंट बना देते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर Q नाम का, ये जो AQ है, ये कितने का कोण बनाएगा? 90 का। तो यहां से हम एक 90 का कोण बनाते थे। तो याद करो क्या क्या पॉइंट पढ़ते थे। पहला पॉइंट तो हम ये पढ़ते थे, यहाँ पर पहला पॉइंट याद करना क्या पढ़ते थे। पहला पॉइंट यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं कि ये जो हमारा AC होगा, ये जो हमारा AC होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? AC की वैल्यू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगी। याद है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर। दूसरा, जैसे मानो ये पॉइंट D पर काट रहा है, तो जो CD की वैल्यू आएगी, जो CD की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये पॉइंट आपने पढ़ा था कि सर BC का स्क्वायर बराबर CD इंटू AC, बराबर CD इंटू AC। कुछ याद आ रहा है वो दिन? ठीक है, कि BC का स्क्वायर बराबर छोटू इंटू बड़ा वाला, तो BC का वैल्यू कितना हो गया? तो B का स्क्वायर बराबर, यहाँ CD कितना हो गया? तो CD ही तो निकालना है। ठीक है, और AC की वैल्यू कितनी हो गई? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। ठीक है, जब यहाँ पर B स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा CD आ जाएगा। वही बात यहाँ कहा गया कि यदि OQ का मान तुम्हें निकालना है, OQ का मान निकालना है, तो OQ का मान निकालना है तो R स्क्वायर को भाग करना पड़ेगा पूरे के पूरे हाइपोटेनस के साथ, और अगर QP का मान निकालना है तो इस स्मॉल r स्क्वायर को भाग करना पड़ेगा पूरा इसके साथ। बताया था ये बात। जैसे यहाँ पर CD देखो, BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC, उसी तरीके से AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। तो यहाँ पर आपकी ये जो वैल्यू आती है क्या आती है? A अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आती है B स्क्वायर अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस वही कहानी यहाँ पर लगी हुई है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर वही सिमिलैरिटी की बातें बताई गई हैं। तो OP आपको पता चल गया कि OP की वैल्यू इतनी होती है। फिर आपको दूसरा पता चल गया OQ की वैल्यू क्या होगी? तो OQ की वैल्यू R स्क्वायर अपॉन रूट अंडर इतना। ठीक, फिर QP की वैल्यू क्या होगी? तो R स्क्वायर अपॉन रूट अंडर इतना। और ये जो AB आएगा, AB की वैल्यू कैसे आएगा? तो AB का वैल्यू ये पूरा का पूरा दोगुना है किसके? इसके। ये वाला अकेला, ये वाला वैल्यू कैसे आता है? ठीक है, याद करो ये हाइपोटेनस, तो R इंटू R याद आ रहा है, R इंटू R बराबर, मानो इसकी वैल्यू X है तो X इंटू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना एरिया से। तो हमने कहा R इंटू R, और ये नीचे चला आया डिवाइड में, तो R इंटू R डिवाइड में इतना। ये सिर्फ इतने पार्ट का वैल्यू है, तो पूरा का पूरा AB चाहिए तो इसका दोगुना करना पड़ेगा कि नहीं? पूरा का पूरा दोगुना करना पड़ेगा। हो जाएगा बताओ? तो हमने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो देखो ये जो लंबाई होती है ये क्या होती है? RR डिवाइडेड बाई इतना, R इंटू R डिवाइडेड बाई इतना। तो हमने कहा R इंटू R डिवाइडेड बाई इतना, ये इतने की वैल्यू है। हमें पूरा का पूरा AB चाहिए, यानी इसका दोगुना, तो 2 इंटू RR। देखो X की वैल्यू यहाँ से खुद सोचो ना, X की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोलोगे सर RR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इतना। ये हमारी X की वैल्यू है, ये हमारी X की वैल्यू है, और हमें इसका दोगुना चाहिए, यानी इसी चीज का हमने क्या किया है? दोगुना किया। तो ये 4-5 पॉइंट होंगे जो यहाँ पर कॉमन कॉर्ड में पूछे जाते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो ये सभी पॉइंटों को जो आपके शीट में दिया गया है अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, तभी पेपर में 200 में 200 स्कोर आ पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो आ जाओ। तो सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 आपसे पूछा गया। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। दो इक्वल सर्कल हैं जिनका सेंटर O है और O' है, एक दूसरे को पॉइंट A और B पर काटते हैं। O से O' तक की दूरी 12 है, यानी हम अगर मानते हैं, मान लो यहाँ पर मानते हैं कि भैया दो सर्कल हैं, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों सर्कल मान लो एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया। उसके बाद कहा गया यहाँ पे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। मानो यहाँ पर इन्होंने A पर काटा, B पर काटा, और इनका जो सेंटर है वो O है और O' है। सवाल में कहा गया सेंटर के बीच की दूरी जो है वो 12 है। AB का मान कितना है दोस्तों? AB का मान हमारा 16 है। तो हमसे कहा गया सर्कल का रेडियस कितना होगा? दोनों का रेडियस समान है, जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका है, जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका है यहाँ पे, ठीक है। और सेंटर के बीच की दूरी कितनी है बोलो?
ओ से ओ डैश तक की दूरी, ओ से ओ डैश तक की दूरी जो है वो 12 है और ए बी की लंबाई दे रखी है। अब रेडियस बोला है, मैंने कहा था ना तीन में से कोई भी दो का मान देके तीसरे का पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ पर रेडियस दे देगा, अगर आपको यहाँ पर रेडियस दे देगा, समझना मेरी बात को, ठीक है, और आपको यहाँ पर कॉर्ड दे देगा तो टेंजेंट पूछेगा, सॉरी टेंजेंट कह रहे हैं, डिस्टेंस पूछेगा। डिस्टेंस दे दिया, कॉर्ड की लंबाई दे दी और आपसे क्या पूछ दिया उसने, उसने आपसे पूछ दिया रेडियस कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मुझे बस ये बताओ ओ से ओ डैश तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है। तो पहली बार आर स्क्वायर में से इसके आधे को घटाते हो, ए बी की लंबाई पूरी की पूरी 12 है तो इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आप ऐसे समझ लो इसका आधा कितना हो जाएगा 6। और पूरा ओ से लेकर ओ डैश हमें नहीं पता। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो जो पीछे लिखा गया है ये डायरेक्ट अगर आपको याद रहे तो, ठीक है, कि व्हेन रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल आर इक्वल, ये पॉइंट नंबर सी पर ये आधारित है कि जब ये दो सर्कल होते हैं और दोनों का रेडियाई हमारा बराबर हो जाता है, जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है, तो उस केस में जो यहाँ पर ये जो बीच की दूरी होती है, जो ओपी की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट बराबर हो जाती है 4r स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर। ये सीधा का सीधा, एक तो हम इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं सीधा का सीधा, देखो कि जब हमारा ये दो सर्कल होता है और ये दोनों का दोनों सर्कल एक दूसरे को काटता है, इसका जितना रेडियस होगा उतना ही रेडियस यहाँ पर इसका होगा, तो उस केस में इनके बीच की दूरी, उस केस में इनके बीच की दूरी बराबर होगी 4 ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए बी का होल आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो ये पूरा का पूरा दोनों प्रॉपर्टी को जोड़ने के बाद उसको प्रूफ करने के बाद ही आया। प्रूफ बताने की मुझे नहीं लगता यहाँ आवश्यकता है, आपको सीधा का सीधा याद कर लेना है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, दोनों के दोनों रेडियस बराबर होते हैं, तो बीच की जो दूरी होती है वो 4r स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी हमें उतना कुछ करना नहीं था, हमें इनको बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। हम सीधा का सीधा बोलते हैं, हम सीधा का सीधा क्या बोलते हैं कि बीच की जो दूरी है, यही तो बोला गया है बीच की जो दूरी, और बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, 2 इक्वल सर्कल जिनका सेंटर इतना है, बीच की दूरी 12, यानी बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर और माइनस जो कॉर्ड है उसका स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। सीधा का सीधा ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझो, जो बीच की दूरी होती है ओपी बराबर होती है रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, वहीं पर बीच की दूरी बराबर रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 4r स्क्वायर और माइनस कितने के, 16 का स्क्वायर 256 के। 256 को इसमें जोड़ दो, 56 और 44 100 हो गए, 400 हो गया, 400 बराबर किसका हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से काटोगे तो 100 बार में कटेगा तुम्हारा, तो रेडियस की वैल्यू सीधी की सीधी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 काम खत्म, यानी हर सर्कल का सेंटर कितना था, 10 था। अगर हम बेसिक तरीके से करेंगे तो और आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले एक सर्कल यहाँ लेना पड़ेगा, दूसरा यहाँ लेना पड़ेगा, फिर इनको जो है इस तरीके से यहाँ r मानना पड़ेगा। यहाँ इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, पूरे कॉर्ड की लंबाई 16 है तो आधे कॉर्ड की लंबाई हमारी 8 आ जाएगी। ये पूरे का मान हमारा कितना दिया गया है, 12, तो इसको x मानोगे तो ये 12 माइनस x मानोगे। फिर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों में प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, दोनों के हाइपोटेनस को बराबर करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू आएगी, फिर उसको पुट करोगे, इससे होगा जीवन खराब तुम्हारा। इसलिए आप एक लाइन याद कर लो कि जब दोनों का रेडियस बराबर होता है तो 4r स्क्वायर माइनस कितना, देखो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर बराबर 4r स्क्वायर माइनस कॉर्ड का स्क्वायर। ये सीधा का सीधा याद आप कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे से जो है हम लोग कल देखेंगे कि ऑप्शन नंबर एग्जांपल नंबर डी से क्या बातें और कही गई है, और उसके बाद जो है छोटी छोटी बातें हैं, ये बात मैंने बता रखा है एग्जांपल नंबर डी, फिर हम खत्म कर लेंगे इसको। ज़्यादा हमारे पास है नहीं, थोड़ा थोड़ा और पॉइंट है जिसको हम खत्म कर लेंगे कल की क्लास में, और उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सर्कल में बहुत कुछ पढ़ाया है आपको, जितना पढ़ाया है उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है। मैथ स्पेशल क्लासेस आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे चलती है, कैसे चलती है आपको पता ही है। कौन सा बैच लेना है वो भी आपको उनको बता देना है, मैथ्स का वीओडी बैच लेना है अपने एग्जाम के पहले, ताकि वो सिलेबस को खत्म कर पाए, ठीक है। तो चलो बढ़िया से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो।